नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अमेरिकी राष्ट्रपति शायद दुनिया के पहले ऐसे स्टेट्समैन हैं जिन्होंने अपना स्टैंड सबसे ज्यादा बार बदला है। भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर ट्रंप ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की है। रूस से तेल और डिफेंस के साजो सामान खरीदने पर पेनल्टी की भी बात कही है, लेकिन थोड़ी देर में ही एक बातचीत की पेशकश करने लगी। लेकिन भारत ने डील में राष्ट्रीय हितों से समझौता न करने की बात साफ कर दी है। तो ऐसे में कैसे होगी डील, इसी पर करेंगे स्वदेश विशेष में खास चर्चा। %25 टैरिफ का फैसला फाइनल नहीं है। भारत के साथ बातचीत का दरवाजा अभी भी खुला है। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। क्या है इस बयान के मायने? क्या एक बार फिर वो नेगोशिएटिंग टेबल पर अपनी वाली करवाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, बार बार स्टैंड बदल रहे हैं? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि रातों रात दरअसल हुआ क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल और डिफेंस के साजो सामान खरीदने की वजह से पेनल्टी का ऐलान कर चिंताएं बढ़ा दी। मार्केट ने भी उस पर रिएक्ट किया। यह फैसला 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, जिसके चलते अमेरिका को भारी कारोबारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को ब्रिक्स देशों का हिस्सा बताते हुए इसे अमेरिका के अगेंस्ट गठबंधन करार दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इन सब के बावजूद हम भारत से बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं आखिर होता क्या है। भारत के टैरिफ जो हैं वो ज्यादा हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस के सबसे ज्यादा सैन्य उपकरण और तेल खरीदता है। यह यूक्रेन युद्ध के समय में ठीक नहीं रहा है और इस वजह से इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह पल पल बदलते स्टैंड क्या एक दबाव की रणनीति है? क्या वो एक प्रेशर की तरह काम कर रही हैं? लेकिन इन सब के बीच में भारत ने भी साफ तौर पर अपना ऐतराज, अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमिता, पल पल बदलता डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड, भारत की अपनी विदेश नीति, भारत के अपने तमाम जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो सभी हम देख रहे हैं। ये मामला पेचीदा होता जा रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एब्सोल्युटली प्रशांत, की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो रहा है इशू, बट इस कॉम्प्लिकेशन में एक चीज जो है वो काफी क्लियर है, वो ये कि इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और कोई भी जो ट्रेड डील होगी हम वो अपने टर्म्स पे करेंगे। और यही जो मैसेज है वो पीयूष गोयल जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में बोला। उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स और एमएसएमई है वो एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि यूएस और इंडिया ने ट्रेड नेगोशिएशन शुरू किए थे फर्स्ट ट्रांच ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अप्रैल में, और उन्होंने बोला कि 4 राउंड्स अब तक हो चुके हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड हो चुके हैं और गवर्नमेंट जो है वो रिसीव कर रही है फीडबैक काफी सारे स्टेक होल्डर्स से। और इंडिया जो है वो कमिटेड है अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की जो एक स्ट्रैटेजी रही है वो ये रही है कि हमने काफी अलग देशों के साथ भी, बाकी देशों के साथ भी, यूनाइटेड स्टेट्स से अलग हमने डील स्ट्राइक किए, चाहे वो यूएई के साथ हो, यूके के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इन सेवरल अदर कंट्रीज उन्होंने बोला। और इंडिया विल रिमेन कमिटेड टू एग्जीक्यूट दोस ट्रेड डील्स। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेजिंग आ रही है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी डील को बीच में छोड़ दिया जाएगा, उस डील को पूरा कंप्लीशन तक लेके जाएगा, लेके जाएंगे। लेकिन एक जो बेस कोड रहेगा, एक जो बेसिक शर्त रहेगी वो ये होगी कि हम अपने इंटरेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इंडिया ने ये हमेशा मेंटेन किया है कि कोई भी जो डील होगी ये म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। तो उसी की दिशा में जो है अब ये वर्क कर रहे हैं। और गवर्नमेंट, पीयूष गोयल ने ये भी बोला पार्लियामेंट में कि government attaches paramount importance to protecting the welfare of farmers, exporters, MSMEs, entrepreneurs, etc. So basically एक मैसेज निकल के ये आता है कि इंडिया की इंडस्ट्री को
टेंशन में लेने की नहीं जरूरत है. वी शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट गिवन द फैक्ट दैट इंडिया विल सही कहा मेंटेन आपने, दोस और डेडलाइंस. शायद इस दिशा में काम हो रहा है, इस दिशा में हर तरह से मंथन चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं पीयूष गोयल ने साफ तौर पर रखा. शुक्रिया करेंगे सुमिता आपका इस अहम जानकारी के लिए. और पीयूष गोयल ने क्या कहा है दरअसल, जरा वो भी सुन लेते हैं. सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है. सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है. हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे. तो आपने कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना जो उन्होंने सदन में दिया, और इसके मायने हैं, और इन सभी पहलुओं को हम आज टटोलेंगे इस खास विश्लेषण में. मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं. हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव सर इस चर्चा में हैं. और रविंदर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए. और हमारे साथ पूर्व राजनयिक, फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत सर भी जुड़ चुके हैं. अनिल सर, थैंक यू सो मच. अक्सर आप हमारे कार्यक्रमों में अपना समय देते हैं, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए. तो रविंदर सर, एक तो बात समझ में आ रही है कि भारत, मतलब कम से कम पीयूष गोयल के इस स्टेटमेंट से नजर आ रहा है कि इस तरह के किसी रिएक्शन की या इस तरह के किसी कदम की भारत को भी उम्मीद नहीं थी. मतलब अब अगर ये कहा जा रहा है कि परीक्षण होगा, विश्लेषण किया जाएगा, इन सारे प्रभावों का तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, तो उसका एक चीज तो ये समझ में आती है. दूसरा ये है कि वो जो नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने की, ट्रंप की बार बार स्टैंड बदलने की अब स्टेटमेंट है, उसको कहीं ना कहीं दुनिया समझ रही है, इसलिए बहुत धैर्य के साथ इसमें आगे बढ़ रही है. योर फर्स्ट रिमार्क्स. थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और एम्बेसडर त्रिगुणायत. मैं एक्चुअली ये कहूंगा, पीयूष गोयल जी की जो भी स्टेटमेंट है, मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि भारत अनप्रिपेयर्ड था कि ट्रंप क्या करेगा. आई थिंक डेफिनेटली हम होप कर रहे थे, हम वर्क थ्रू कर रहे थे, हार्ड डिस्कशंस, नेगोशिएशन चल रही थी दोनों साइड्स की. बट ऑल्सो आई थिंक नोइंग जिस हिसाब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस समय काम कर रही है, उसकी जो विचारधारा है, मेरे विचार से हम सरप्राइज नहीं हुए होंगे. हालांकि हम ये नहीं चाहते थे कि जो ट्रंप ने अनाउंस किया वो अनाउंस किया जो उसने, राइट, दैट इज व्हाट. सेकेंडली, यस, अभी आने वाले वक्त में हमारे कुछ कोर इंटरेस्ट हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. हम प्रोटेक्ट करेंगे हमारी गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को, जैसे अभी आइडेंटिफाई हो रहे थे. बट मेरे विचार से आने वाले वक्त में कई चीजों में ऐसा भी होगा कि हम एडजस्ट भी करेंगे. और अभी तो ये 25% टैरिफ्स की बात कर रहे हैं हमारे को, और रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, उसकी पेनल्टी अलग कह रहे हैं शायद होगी. हमें ये देखना पड़ेगा अगर हम उस मापदंड पे जाएं कि रशियन ऑयल जब हम खरीदते हैं तो हम एक साल में कितना बचा रहे थे. करीब हम $10 बिलियन बचा रहे थे, मोटा मोटा शायद 8, 10, 12 ऐसी बिलियन डॉलर्स, राइट. और इधर हमें देखना है कि अगर ये 25% से बढ़ा करके 30%, 35% टैरिफ कर देगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स को कितना नुकसान होगा. अभी जो एस्टीमेट है, शायद हमारा जो मानिए मोटा मोटा $80 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 80, 85, 90 जो भी, उसमें अगर 25 से 30% टैरिफ पड़ते हैं तो हमें करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा. तो एक वक्त ऐसा भी आएगा हमारी सरकार को इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म की तरफ भी जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि नंबर्स ये दिखाएंगे कि भाई हमें ठीक है रशियन ऑयल बंद करते हैं या कम करते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा यहां नुकसान ज्यादा हो रहा है. बट उसके ऊपर लेयर जो पड़ जाएगी वो पड़ जाएगी जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारे देश की अपनी पोजीशनिंग, हम ग्लोब में कैसे चाहते हैं, क्या प्रेशर में हम आते हैं नहीं आते, वो सारी लेयर, जिसे मैं कहूंगा जियोपॉलिटिक्स या ऑप्टोपॉलिटिक्स की, उसके ऊपर जब लेयर पड़ेगी
तब हम देखेंगे कि इंडिया का क्या डिसीजन होता है। और ये प्रोसेस ऑन गोइंग रहेगा। अभी तो 4-6 महीने हुए हैं इसे टैरिफ ऊपर नीचे अगले 4 साल ये ट्रेन चलती रहेगी ऐसे ही। पॉइंट सर, और शायद इन सारे पहलुओं को स्पष्ट तरीके से समझने की आवश्यकता थी, वो स्थितियां हो गई। अनिल सर, मैं आम दर्शकों की समझ के लिए जानना चाहूंगा कि ट्रंप दरअसल चाहते क्या है। मतलब अगर एक आम दर्शक इन पूरी स्थितियों को वो टैरिफ और बाकी चीजें तो उसके लिए बड़ी पेचीदा हैं, लेकिन ट्रंप का मकसद क्या है इन सारे प्रेशर टैक्टिक्स को अपनाने के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सचदेव साहब ने बहुत अच्छी तरह से सारी बातों को एक परिप्रेक्ष्य में रखा है। दूसरी चीज, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है, वो ये है कि उनकी हर चीज में आपको एक अनप्रडिक्टेबिलिटी नजर आती है। लेकिन ये टैरिफ जो है वो उनका फॉन्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, और वो उसको हमेशा हर जगह एक टूल की तरह से, बच्चा खिलौना होता है ना, उस तरह से वो यूज करते हैं जगह जगह। और ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ ना कुछ इस तरह का बयान आए। मेरा मानना यह है कि कई चीजों की वजह से ये हो सकता है। एक तो यह है कि वो भारत को शुरू से ही एक टैरिफ किंग के रूप में बोलते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब एप्पल आईफोन के जो सीईओ थे, उनको उन्होंने कहा कि इंडिया में बंद करो। फिर रिसेंटली उन्होंने कहा कि इंडिया से टेक जो पर्सनल है उनको ना रिक्रूट किया जाए। तो ये सब एक तरह से मैं समझता हूँ प्रेशर टैक्टिक तो है ही है, लेकिन ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट भी है। भारत के लिए भी एक जागना पड़ेगा। जैसा सचदेव साहब ने कहा कि हमें एक प्रैग्मेटिक डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन वो प्रैग्मेटिक डिसीजन जो है वो इसमें नहीं होगा कि आप किसी के दबाव में आ जाएं। आपको वो काम करना है जो आपके देश के हित में है, क्योंकि ये जो है एक खाली ट्रेड नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए देखिए, वो खाली एक देख रहे हैं कि आपका हमारा इतना लॉस है, इंडिया इतना एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट नहीं करता है हमारे यहाँ से, हमारा इतना लॉस, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरी तरफ आपका जो बड़ा बड़ा ट्रेड है, बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जो उसके ऊपर जो रिटर्न्स हैं, जो आपका टेक्नोलॉजिकल ट्रेड है, डिफेंस ट्रेड है, उन सबका भी तो एक कुछ रोल है। उसके बारे में एक लार्जर पिक्चर के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ दिमाग में ये है कि दुनिया का हर एक देश अमेरिका का फायदा उठाना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ, जब वो उस प्रमाइस से आते हैं आदमी, एक इनसिक्योर प्रमाइस से, और एक मोस्ट पावरफुल कंट्री का लीडर, तो इस तरह की बातें बड़ा नॉर्मल है। अब देखिए वो क्या चाहते हैं, दो तीन चीजें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज भारत एग्री करे जिसको वो खुद कह रहे हैं, नंबर वन, और जिसको वो एक फ्लैग कर सके कि बड़ा अचीवमेंट हुआ मेरा, एक ट्रॉफी टाइप। तो वो चीज देखिए, आप जापान के साथ किया, 15% टैरिफ मान लीजिए किया, तो $550 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट के लिए कहा है। कोरिया के साथ किया सिमिलरली, $100 बिलियन का वो कुछ और खरीदेंगे और वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वो हर एक कंट्री के साथ में वो ये जताना चाहते हैं। सिमिलरली अभी आप पाकिस्तान का देखिए, उन्होंने इस हद तक उसको बढ़ा दिया है एक फेल्ड स्टेट को। तो आप देखिएगा कि उसका क्या आगे फर्क पड़ता है, बट उसका एक जियो पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट है उन चीजों का। भारत के साथ में उनको जो है दिमाग से ये नहीं हट रहा है कि भारत हर तरह से तैयार है खोलने के लिए, लेकिन हमारी कुछ रेड लाइंस हैं, अपनी इकोनॉमी की कुछ हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं, उसको प्रोटेक्ट करना एक इंडिया की फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी का कर्तव्य है, और वो हमें करना पड़ेगा। तो यही बात हमें उनको बतानी पड़ेगी। तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि इसका असर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में डिपेंडिंग किस तरह से होता है। दूसरी आपने बहुत चीज ये अहम है कि बात, धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि दुनिया बिल्कुल, और देश भी अपने, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिक्स कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सब अपना अपना एक तरह से हेजिंग कर रहा है, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे बिल्कुल। धीरे आप देखिएगा कि उस तरह से एक तरह का पोलराइजेशन जो उनकी अप्रोच है, जो कंप्लीटली अगेंस्ट सब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्डर और ट्रेडिंग रिजीम्स थी, उसके अगेंस्ट जाकर के टैरिफ को इनफैक्ट गैट और डब्ल्यूटीओ में खत्म किया गया था। मेन चीज यही कही गई थी, और धीरे धीरे अब वो फिर से उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर वैलिड रहे हैं पॉइंट आपने ओपनली। कहा, और इसमें तो हम लोग को पाकिस्तान को भी नहीं भूलना चाहिए। ये जो दिलचस्पी लगातार जग रही है और इसको लेकर जो वोकल हो रहे हैं, ये भी बहुत सारी चिंताएं खड़ा करता है। वैसे आज बाजार ने भी रिएक्ट किया, हालांकि बाद में बाजार जो हमने देखा कि मिड मार्केट में संभले, लेकिन मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स ने आखिर उस पर क्या ओपिनियन दिया। हमने नीलेश शाह, जानी मानी मार्केट के बिग वॉइसेस में से एक का
उनसे दोपहर में बातचीत की थी, उन्होंने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। तो ट्रंप साहब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। इनके लिए बॉलीवुड फिल्म का एक डायलॉग उपयुक्त है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। मार्केट को ये उम्मीद थी कि इंडिया और यूएस दोनों के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल एक समान है, तो वो लोग मिलके कुछ न कुछ अच्छा काम करेंगे। जब अप्रैल में उन्होंने अनाउंस की थी टैरिफ की, तब हम पे कम टैरिफ लगा था, दूसरे लोगों पे ज्यादा लगा था। अब किसी कारणवश उल्टा हो गया है, लोगों पे कम टैरिफ लग रही है, हम पे ज्यादा लग रही है। हमारी उम्मीद तो यही रहेगी कि फाइनली बेटर सेंसेस प्रिवेल एंड इफेक्टिव टैरिफ में कुछ कटौती हो। इसमें यूएस और भारत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल, तो बाजार के जानकार भी ये मानते हैं कि मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप कब क्या कर दें इसका अंदाज़ा किसी को नहीं रहता, और एक वक्त पे शायद हमें लगा कि स्थितियां हमारे हक में हैं, लेकिन अगले ही ट्रंप ने क्या किया और वो किसी से छिपा नहीं है। रोविंदर सर, पाकिस्तान में दिलचस्पी अमेरिका की ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इतना वोकल आम तौर पर जो यूएस स्टेट्समैन में हमने कम देखा है। मतलब वो एक डिप्लोमेसी नजर आती है और वो एक अंडर करंट नजर आता है, लेकिन ये वोकल होकर तरफदारी करना क्या मायने निकाले जाए? थैंक यू। आपकी परमिशन से पाकिस्तान में आधे मिनट में आता हूं। इससे पहले जो भी पहले बात हुई इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। एब्सोल्युटली एग्री विद एम्बेसडर त्रिगुन। बहुत वाइज बात कही है। मेरे विचार से देखिए, जो भी होगा 25% नहीं तो 20 होगा। अभी नीलेश कह रहे थे 18 होगा, पर ट्रंप के आने से पहले वेटेड एवरेज जो टैरिफ था अमेरिका का वो 2.5% था। तो इंडिया में अगर 15% का भी हो जाता है तो 2.5% का मतलब 6 गुना टैरिफ बढ़ गया है, राइट? तो वो अलग बात रही। दूसरी बात, अभी नीलेश ये कह रहे थे कि डॉन को केवल जानना ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन इत्यादि है। अमेरिका में ट्रंप वापस जो लाए हैं डॉन फादर कल्चर। गॉडफादर मूवी बड़ी फेमस थी, आपको ध्यान होगा। ट्रंप ने अपना पर्सोना अपने देश के अंदर और दुनिया में ये बना रहा है कि ही इज द डॉन। मजाक में नहीं, सीरियसली, कि वो काफी कुछ जो भी चाहे वो कर सकता है। वो टोटल ट्रस्ट मांगता है, टोटल लॉयल्टी मांगता है। तो दिस इज द डॉन फादर कल्चर जो अमेरिका के अंदर और दुनिया में ले जा रहा है। अब ऐसे में हमें जो करना है, विदाउट डाउट मेरे हिसाब से हमें कुछ नुकसान होगा। हमें अपनी बेल्ट टाइट करनी है, जूते टाइट करने हैं, और हमें अपने देश के अंदर कड़ी मेहनत करनी है। और कुछ समय हमें कुछ सैक्रिफाइस भी होगी, नुकसान होंगे हमें, बट हमें अपने देश के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी है। इकोनॉमी की, मैन्युफैक्चरिंग की, R&D की, आप जो भी कहिए, इन सब चीजों की, क्वालिटी की। और बाय द वे इसका एक छोटा सा फायदा भी है सारे एक्सरसाइज का। हमारी इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और ज्यादा बनना पड़ेगा। जितनी भी है अभी बड़े और सेक्टर्स भी हैं हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव नहीं है वर्ल्ड वाइड, और दुनिया के हिसाब से उनको उस राह पे जाना होगा। ये एक अच्छा कहें बुरा कहें, बट एक जरूरत है इस टाइम की। जैसे एम्बेसडर कह रहे थे त्रिगुन नायक, ये एक रीडिफाइनिंग या डिफाइनिंग मोमेंट है हमारे लिए आने वाले वक्तों की। नाउ टू पाकिस्तान में देखिए ऐसा हुआ है, मुझे जो दिखता है, इनको एक अच्छा सिंगल विंडो क्लियरेंस इंसान मिल गया है, जो कि है जनरल मुनीर। पाकिस्तान के अंदर मुनीर के पास मिलिट्री का पूरा अपैरेटस कंट्रोल करता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, राइट, एंड इंटेलिजेंस का। एज वेल एज मुनीर रिलीजियस तबके को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल तो नहीं कहा जा सकता शायद, बट हाँ उनका ये चैंपियन बन गया। जिस हिसाब से मुनीर ने बातें करी थी, आपको याद हो, पाकिस्तान की हमारी कौम ऐसी है इत्यादि, इन सब के चलते पाकिस्तान के अंदर मुनीर की पोजीशन शायद स्ट्रांग है। और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरेस्ट ये रहता है, और ट्रंप को खासकर, कि 1-on-1 डील करे, ऐसी जिससे भी बात करे, डील करे या बात करे, वो एक स्ट्रांग बंदा हो, वो चीज आगे इंप्लीमेंट कर दे। मुनीर उस मोल्ड का इंसान इनको दिखता है। अब मुनीर इनके फेवर में, इनके इनर सर्कल में कैसे पहुंच गया, उसका एक है ऑब्वियसली
पाकिस्तान ने स्मार्ट गेम खेली, इन्होंने एक क्रिप्टो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बनाई किसी ने, उसके जरिए इन्होंने कनेक्ट में आए, जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रंप की फाइनेंशियल फिनटेक कंपनी है क्रिप्टो की, जिसमें ट्रंप खुद पार्टनर है, इसके बेटे पार्टनर है, सबसे छोटा बैरन पार्टनर है, और स्टीव विटकॉफ जो है उसका बेटा जैक विटकॉफ इनका पार्टनर है। स्टीव और ट्रंप आपस में गोल्फ खेलते हैं, बिलियनर फ्रेंड्स है, राइट, उसको अनवॉय बना रखा है। स्टीव का बेटा जैक विटकॉफ पहलगाम के आसपास से उसके पहले उस महीने पाकिस्तान गया था उनकी क्रिप्टो काउंसिल से एग्रीमेंट करने, जिसमें उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं करी, $20 मिलियन की कंसल्टिंग फी वगैरह कुछ करा। बट जब ये वहां था, इसको वहां पर अच्छे से अवगत किया गया बाय शहबाज शरीफ एंड मुनीर। वहां से एक ट्रेंड तो मुझे दिखता है, जो इनका इनर नेटवर्क चलना शुरू हुआ पाकिस्तान का, वाकई। जिसके चलते मुनीर व्हाइट हाउस में पहुंचे। तो बिल्कुल। अब बाकी जो चीजें आ रही हैं ट्रंप को, बिल्कुल। वो आप अलग जाइए, बट पॉइंट इसकी ये पाकिस्तान बैकड्रॉप जहन में कैसे आया। बहुत, ये बैकड्रॉप भी समझना बहुत जरूरी है। इस बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना साहब जुड़ चुके हैं। विजय सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। भारत एग्री और डेयरी सेक्टर के दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं, ये कह रहे हैं ट्रंप। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, हालांकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक फ्लेक्सिबिलिटी का भी इशारा भारत ने दिया है। पीयूष गोयल के अगर हम आज के सदन के बयान को देखें, तमाम स्टेक होल्डर से बात करने की वो लगातार बात कह रहे हैं। क्या अभी के लिए यही मुफीद है, या आपको लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला आने वाला सफर? सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है ट्रेड की, बहुत क्लियर बातें हैं। इतना लंबा सोच के कोई ट्रेड में नहीं जाता है। जो दुकानदारी करता है, जो व्यापार करता है ना, वो सीधी सीधी जानता है कि उसका धंधा कहाँ है। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेडलाइन है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे, उसके बिल्कुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया है। जैसे एग्रीकल्चर भारत में वोट बैंक है, इसी तरह से अमेरिका में भी एक वोट बैंक है। और उसका कारण ये है कि पिछले दिनों जिस तरह से, जब से इन्होंने चाइना पे ट्रंप ने टैरिफ लगाने का प्रयास किया, बहुत सारे देशों ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उनको ये पता है कि कहने को 2% है जीडीपी का हिस्सा एग्रीकल्चर में, लेकिन ये जिसको कहते हैं ना दुखती नब्ज है, या एक सॉफ्ट पॉइंट है अमेरिकन इकोनॉमी का। चाइना ने और बाकी देशों ने धीरे धीरे अमेरिका से एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्ट बंद कर दिया है, और सारे जो डिमांड ऑर्डर्स हैं वो ब्राजील और अर्जेंटीना की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। अब ट्रंप साहब की प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले 10, 20, 25 मिलियन टन जो माल वो चाइना भेजते थे, वो किसको देंगे? इसीलिए उनको भारत चाहिए, क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी बड़ी रॉ मटेरियल की खपत कर सके, खासकर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की। आप किसी भी आइलैंड देश से चले जाइए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इससे कुछ नहीं होने वाला है उनका। तो चाइना का अल्टरनेट जो है वो भारत ही है ट्रेड डिस्प्यूट में। तो अगर चाइना नहीं खरीदेगा तो अमेरिका क्या करेगा? इतना सारा जो प्रोडक्शन होता है, वहां पे जो प्रोडक्शन होता है अपनी कंजम्पशन से 3 गुना प्रोडक्शन होता है, और वो उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, किसान सड़कों पे आ जाएंगे, और फिर सरकार को वहां सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, बाकी तरह के सपोर्ट देने पड़ेंगे। और पिछली बार जब ट्रंप ने ये खेल खेला था तो $20 बिलियन किसानों के जेब में अलग से डालना पड़ा था, जब चाइना ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया था सोयाबीन। आज वही हालत हो रही है। इसीलिए ट्रंप ये चाहते हैं, जो उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा था कि आई विल गिव यू ए बिगर मार्केट, एक्चुअली वो पहले दिन से भारत के ऊपर नजर रखाए हुए हैं एग्रीकल्चर मार्केट पे, फूड मार्केट पे। अब वो अगर भारत से नेगोशिएशन करते हैं और उसमें एग्रीकल्चर मिसिंग है, तो अपने वोट बैंक को जाके वो क्या बोलेंगे? उनका पूरा गेम प्लान फेल हो जाएगा। और इस बात को ध्यान रखिए, ट्रेड के मामले में इंडिया इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। जितना अमेरिका इंपोर्ट करता है, हम उसका मात्र 2% है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कहीं से भी अमेरिका खरीद सकता है। कोई रॉकेट साइंस या कोई स्पेशलिटी या रेयर अर्थ
मैग्नेट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अमेरिका को, तो हमारी कोई यूएसपी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट है भारत के बाजार में, इसीलिए वो भारत को छोड़ नहीं सकते। ये दिलचस्पी और बहुत प्रयास एम्फसाइज करके वो बार बार यही कह रहे हैं, मतलब उन बाजारों की पहुंच की बार बार बात कर रहे हैं ट्रंप, जहां पर वो पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल के साथ अनिल सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, दुनिया में डिप्लोमेसी के मायने क्या बदल रहे हैं? मतलब एक ईज आउट होता था, एक ऐसी चीज होती थी जिसमें हम देखते थे कि जो बातचीत है या बाकी चीजें हैं या नेगोशिएटिंग टेबल पर भी कुछ होता था तो वो बड़ा खिंचता नहीं था, पेचीदा नहीं होता था। पेचीदा जो मामले थे वो शुरू से आज भी पेचीदा हैं, लेकिन कम से कम ऐसे मसलों पर इस तरह की स्थितियां, आपको लग रहा है कि दुनिया में डिप्लोमेसी की जो एक परिभाषा है वो बदल रही है? नहीं, परिभाषा तो मैं नहीं समझता बदल रही है या उसकी प्रैक्टिस बदल रही है। ये बात दूसरी है कि आज की डेट में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या जिसको लिबरल ट्रेडिंग वर्ल्ड ऑर्डर बोलते थे वो बिल्कुल खत्म हो गया है, और उसको खत्म करने का श्रेय जो है वो अमेरिका को जाता है, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का काफी बड़ा योगदान है। हालांकि पूरे ही अमेरिका हमेशा यूनिलैटरलिज्म का रास्ता अपनाता रहा है, तो पहली बात ऐसी नहीं है। दूसरी चीज यह है कि विदेश नीति का सबसे प्राइमरी कॉन्सेप्ट है अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करना, उसको प्रमोट करना। अब विजय जी ने जैसे बताया कि उसके लिए भी वही कुआ खाई वाली बात है, तो वो उसको पुश करना चाहते हैं यहाँ पर। अब चीन एक ऐसा देश है जो काफी हद तक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पावर है, जो डील कर सकता है, और उनके सामने खड़ा हुआ पूरे टाइम पे जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ बराबर लगाए। फाइनली अब स्टॉकहोम में जो मीटिंग हुई वहां पर 90 डेज का टाइम फिर से उनको दिया गया, क्योंकि उसके पास में एक लीवे है, और लीवे ये है कि वो रेयर अर्थ्स को बंद कर देगा, उससे वहां पर सप्लाईज जो अगर क्रिटिकल मिनरल्स की होती है, तो आपको उस तरह की चीजें हैं। और जैसा सचदेव साहब भी कह रहे थे कि हमें वही एक अपनी एक स्टेक होल्डरशिप लोगों की बने उसमें, तो वो करना पड़ता है। तो एक तरह से आपका एक छोटा एडवांटेज होता है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है वो कि भारत एक बड़ा मार्केट है, और इस बड़े मार्केट को हमें लेवरेज करना है, और लेवरेज करना है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। आप एक बात जान लीजिए, चाहे पुतिन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे शी जिनपिंग हो, ये सिर्फ एक पावर की शक्ति की भाषा समझते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं समझते हैं। तो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ डिप्लोमेसी टुडे। बिल्कुल, और शायद इससे बेहतर चर्चा कुछ नहीं हो सकती थी। मैंने कोशिश यही की कि थोड़ी स्पष्ट जानकारी तमाम स्थितियों की, और इसके साथ ही जो दर्शक हैं उन्हें भी इस पूरे डिस्कशन से, इस पूरे विश्लेषण से स्थितियों का अंदाज़ा हो जाए, हमारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हमारी फॉरेन पॉलिसी और इन सारे टैरिफ की टेंशन के बीच क्या स्थितियां बन रही हैं, उन सभी का अंदाज़ा हो पाए। मैं शुक्रिया करूंगा अनिल सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रविंदर सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ देरी से ही सही लेकिन विजय सर जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे। चलिए, आज के स्वदेश विशेष में इतना ही।